हेलो। आज की हम लोगों की बातचीत क्रोमेटिन पे होगी। क्रोमेटिन एक ऐसा मुद्दा है जो साइटोलॉजी में भी आप डिस्कस करते हैं और 12th का जो जेनेटिक्स वाला यूनिट नंबर 7, उसमें जो चैप्टर 6 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें भी डीएनए की पैकेजिंग के बारे में जो बातचीत की गई है वहाँ पे भी क्रोमेटिन को इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको आप 11th और 12th दोनों जगह देख सकते हैं। और ये क्रोमेटिन है क्या, ये क्रोमेटिन क्या होगा, ये जब आप न्यूक्लियस देखते हैं इंटरफेस स्टेज में, जब सेल होगा उस समय जो न्यूक्लियस आप उस देखेंगे तो उस न्यूक्लियस के अंदर यू विल फाइंड ए नंबर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बीइंग प्रेजेंट देयर। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा उस न्यूक्लियोप्लाज्म में ढेर सारी थ्रेड की तरह की रचनाएं आपको दिखाई पड़ सकती हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही क्रोमेटिन फाइबर्स कहलाती हैं और यही क्रोमेटिन फाइबर्स होंगी जब सेल डिवाइड करता है। When cell enters the stage of division, तो वैसी अवस्था में ये क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस करते हैं, क्वाइल करते हैं और इन्हीं के कंडेंसेशन और क्वाइलिंग की वजह से क्रोमोसोम्स अपीयर करेंगे। तो ये तथ्य बिल्कुल आपको स्पष्ट होना चाहिए कि क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स क्या होंगे। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, व्हेन सेल इज इन इंटरफेस, तो उसमें जो न्यूक्लियस आपको दिखेगा उस न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ेंगी जो लगभग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी विद इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, उन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, वी रेफर देम एज, उन्हीं को कहा जाएगा कि ये जो है वो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं। व्हेन सेल अंडरगोज डिवीजन, then chromatin fibers undergo coiling and condensation, and their coiling and condensation results in formation of comparatively shorter and thicker structures, जिनको हम लोग नाम दे देते हैं कि वो क्या है, क्रोमोसोम्स हैं। तो क्रोमेटिन तब दिखेगा जब सेल इंटरफेस में है, क्रोमोसोम्स तब देखने जा रहे हैं जब सेल के में डिवीज़न प्रारंभ हो गया होगा। तो ये दोनों बात आपको स्पष्ट रखनी होगी। कभी भी आप इंटरफेस स्टेज में क्रोमोसोम्स नहीं देख पाएंगे। अब रही बात कि जो क्रोमेटिन होगा, ये क्रोमेटिन का कंपोजिशन कैसा होगा, केमिकल कंपोजिशन क्रोमेटिन फाइबर्स का कैसा होगा। तो देखो, क्रोमेटिन कभी भी डीएनए का बना होगा, आरएनए उसमें उपस्थित होगा और उसके साथ साथ प्रोटीन्स उपस्थित होने जा रहे हैं। ये जो प्रोटीन होंगे, ये प्रोटीन दो तरह के होंगे, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। और इसमें एक तथ्य आप दिमाग में रखिएगा कि आरएनए और जो हिस्टोन प्रोटीन होगा, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन की मात्रा जो होगी वो वेरी करने जा रही है। लेकिन अगर डीएनए और हिस्टोन की बात करें तो दे विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो। जो डीएनए होगा और जो हिस्टोन होगा, ये दोनों, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो फिक्स होने जा रहा है। लेकिन आरएनए और हिस्टोन की बात करें तो वो वेरी करने जा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है और इस पे आपकी निगाह ज़रूर टिकनी चाहिए। और जब आप जेनेटिक मटेरियल के फंक्शनल एस्पेक्ट्स को समझेंगे तो इस वाक्य का मतलब आपको बहुत स्पष्ट होगा। आरएनए कभी भी तभी बनेगा जब डीएनए अंडरगोज ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होगा कि जेनेटिक एक्टिविटी डीएनए दिखा रहा है। तो हाउ मच जेनेटिक एक्टिविटी इज देयर, कितनी जेनेटिक एक्टिविटी वहाँ है, वो डिसाइड करेगा कि कितना आरएनए वहाँ पे उपस्थित होगा या नहीं। उसी के ऊपर द ओवरऑल जेनेटिक एक्टिविटी वुड डिसाइड द अमाउंट ऑफ आरएनए बीइंग प्रेजेंट देयर। अब यहाँ पे जो दूसरा मुद्दा आएगा वो ये है कि डीएनए और आरएनए, तो डीएनए और आरएनए का केमिकल कंपोजिशन यहाँ पे आप एक्सपैंड नहीं कीजिएगा, दोनों के बारे में बस एक एक वाक्य यहाँ पे मैंने लिखा है। और वो ये है कि डीएनए एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, एंड दिस मैक्रोमॉलिक्यूल इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो विस्तार से इस पर बातचीत आप करेंगे। राइट नाउ यू शुड जस्ट रिमेंबर वन फैक्ट दैट डीएनए इज ए मैक्रोमॉलिक्यूल, और ये मैक्रोमॉलिक्यूल जो होगा वो जिन मोनोमर्स का बना हुआ होगा, वो मोनोमर्स जो होंगे उनको हम लोग नाम देंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। एंड एवरी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ साइक्लिक नाइट्रोजनस बेस, डीऑक्सीराइबोज, ए पेंटोज सुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड रेजिड्यू।
Similarly, ठीक वैसे ही RNA is also a macromolecule and this too is composed of monomers known as ribonucleotides. Ribonucleotide में भी आप लेकर के देखिएगा कि there will be cyclic nitrogenous base ribose, that will be pentose sugar and a phosphoric acid residue. Finer points इन दोनों के बारे में आप बायोकेमिस्ट्री में देखेंगे. अभी तो बस इतनी ही बात इनके बारे में आप याद रखें. अब रही बात कि प्रोटीन, जो हम लोगों ने क्रोमेटिन के बारे में कहा कि क्रोमेटिन में दो तरह के प्रोटीन आपको दिखाई पड़ेंगे, एक हिस्टोन होगा, दूसरा नॉन हिस्टोन होगा. हिस्टोन जो होगा वो बेसिक प्रोटीन होने जा रहे हैं. हिस्टोन जो होंगे दे विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड बेसिक प्रोटीन्स. और ये जो बेसिक प्रोटीन होगा इसमें जो टाइप्स होंगे उसमें आपको H1 दिखाई पड़ेगा, H2, H2B, H3 एंड H4 होने जा रहा है. नॉन हिस्टोन जो होंगे उनका एसिडिक नेचर होगा, दे विल बी लेस पॉजिटिव. और दूसरा जो मुद्दा यहाँ पे आएगा वो हिस्टोन को थोड़ा सा हम लोग विस्तार देंगे, क्योंकि हिस्टोन के केमिकल कंपोजिशन पे जब उसकी थोड़ी डिटेल आप करेंगे तो आपके लिए समझना आसान होगा कि हिस्टोन की उपस्थिति का आधार क्या है. क्रोमेटिन में अगर हिस्टोन ऑलमोस्ट यूनिवर्सली पाए जाते हैं तो व्हाट वुड बी द बेसिस फॉर दैट. तो पहली बात कि H1 जो होगा वो लाइसिन रिच होगा. जब आप बायोकेमिस्ट्री में एमाइनो एसिड्स देखते हैं तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि एमाइनो एसिड्स कई तरह के होंगे. एमाइनो एसिड्स जो होंगे उनमें कई वेरिएंट आपको दिखाई पड़ेगा और उसमें लेकर के आप देखें तो सबसे पहली बात जो आप देखते हैं कि अमीनो एसिड्स में भी न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक. तो जो अमीनो एसिड्स जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, जिनकी चर्चा हम लोग बार बार करेंगे, उसमें ये होने जा रहा है कि एक कैटेगरी यहाँ अमीनो एसिड्स की हम लोग लेंगे और वो होगा बेसिक नेचर के. जो बेसिक नेचर अमीनो एसिड का होगा, या इसको ऐसे रखिए कि जो बेसिक अमीनो एसिड्स होने जा रहे हैं, जो भी अमीनो एसिड्स बेसिक होंगे उनकी बात अगर करें तो उसमें आप पाइएगा कि 3 अमीनो एसिड्स जो होंगे वो बेसिक अमीनो एसिड्स होने जा रहे हैं. ये जो 3 अमीनो एसिड्स होंगे इसमें एक आपका होने जा रहा है हिस्टिडीन होगा, दूसरे को आप अर्जिनिन बोलते हैं और तीसरा जो होगा वो लाइसिन होने जा रहा है. थर्ड वन वुड बी लाइसिन. तो ये 3 बेसिक अमीनो एसिड्स आपको दिखाई पड़ेंगे. विल फाइंड 3 बेसिक अमीनो एसिड्स. और ये जो तीनों बेसिक अमीनो एसिड हुए उसमें हमने कहा हिस्टिडीन, अर्जिनिन एंड लाइसिन. H1 के बारे में हम लोग कहेंगे कि H1 जो होगा दैट विल बी लाइसिन रिच. चूंकि बेसिक अमीनो एसिड यहाँ बहुत है और वो पार्टिकुलर बेसिक अमीनो एसिड विच इज प्रेजेंट इन H1 इज लाइसिन, तो नेचुरली आप के पास अब आधार है ये जानने का कि पार्टिकुलर टाइप ऑफ हिस्टोन जो होगा वो बेसिक क्यों है. H2A और H2B की बात करें तो वहाँ पे आप लेकर के देखेंगे कि इसमें इनको हम लोग कहते हैं कि दे आर मॉडरेटली रिच इन. ये मॉडरेटली रिच होने जा रहे हैं किसमें, तो दे आर मॉडरेटली रिच इन लाइसिन. H3NH4 की बात करें तो वहाँ पे आप लेकर के देखिएगा कि अर्जिनिन इज अबंडेंटली प्रेजेंट. तो जो अमीनो एसिड्स हैं, जो मैंने कहा कि 3 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड ऐसे हैं विच आर बेसिक इन नेचर. एक हमने कहा हिस्टिडीन, दूसरा हमने कहा अर्जिनिन और तीसरा मैंने कहा लाइसिन. H1 के बारे में मैं कह रहा हूँ कि उसके अंदर उसके पास लाइसिन ज़्यादा होने जा रहे हैं. और H2A H2B के बारे में भी मैंने कहा कि वहाँ पे भी लाइसिन की अच्छी खासी मात्रा आपको दिखाई पड़ेगी. लेकिन जहाँ तक H3NH4 का सवाल होगा, उस H3 और H4 में अर्जिनिन का एबंडेंस आपको दिखाई पड़ेगा. एक हिस्सा और यहाँ पे आ रहा है दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन में जो हिस्टोन पाए जाएंगे, तो ये हिस्टोन जो H1, H2A, H2B, H3 और H4 हैं, उनमें जो अमीनो एसिड रेजिड्यू का जो सीक्वेंस होगा, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी प्रोटीन का जो स्पेसिफिक नेचर है, किसी भी प्रोटीन की जो स्पेसिफिसिटी है, दैट डिपेंड्स ऑन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू. वो किन अमीनो एसिड्स का बना हुआ है, उन अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस पे उस प्रोटीन का की स्पेसिफिसिटी निर्भर करेगी. मैंने कहा कि जो अलग अलग सोर्सेज से जब क्रोमेटिन फाइबर्स हम निकालते हैं और उनके जब हिस्टोन H1 से लेकर के H4 तक के अमीनो एसिड रेजिड्यू को स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिखाई पड़ते हैं. पहला जो फैक्ट मैं बता रहा हूं वो ये है कि H1 की अगर बात करें तो जो डाइवर्स जो भी सोर्सेज होंगे, जो
तमाम अलग अलग तरह के स्पीसीज से जो क्रोमेटिन आपने निकाला, उनके H1 को जो आपने प्राप्त किया, उस H1 के अमाइनो एसिड रेजिड्यू को जब सीक्वेंस को आप देखते हैं तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि वो वेरी करता है। अमाइनो एसिड जो सीक्वेंस होगा उन प्रोटीन्स में, दैट इज गोइंग टू वेरी, और इस वेरिएशन की वजह से हम लोग कहेंगे कि इसका नेचर कंजर्व्ड नहीं है। अगर ये अमाइनो एसिड का सीक्वेंस वेरी नहीं करता, अलग अलग सोर्सेज से आने के बावजूद भी मोरलेस एक ही तरह का क्रम अगर दिखाते, तब उनके बारे में हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, तब उनके बारे में हम लोग ये कहते हैं कि ये कंजर्व्ड होने, तब उनके बारे में कहा जाता है कि ये कंजर्व्ड है, अगर सीक्वेंस वेरी नहीं करता तो। लेकिन H1 के बारे में हम लोग कह रहे हैं कि ये इट इज नॉट कंजर्व्ड। इसका मतलब होगा कि द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यू इज नॉट identical in different sources, in H1 of the different sources, the H1 which has been obtained from different sources, ये कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि जो amino acid sequence, the particular amino acid sequence of H1 derived from different sources is not identical, and that's why it is being said that H1 is not conjuged। लेकिन H2 और H2b को लेकर के देखें तो उनके बारे में कहा गया है कि they are fairly well conjuged। इसका मतलब होगा कि जो amino acid residue का क्रम होगा वो काफी हद तक सिमिलर होगा irrespective of the sources of H2 and H3b। लेकिन वहीं पे H3 और H4 की बात करें तो इसका मतलब होगा कि ये जो हैं दे आर हाईली कंजर्व्ड। तो ये भले ही किसी स्रोत से निकाले जा रहे हैं, लेकिन उनमें जो अमाइनो एसिड रेजिड्यू का जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, द सीक्वेंस इज वेरी सिमिलर। अब इनका कंजर्व्ड होने का आधार क्या है, कैसे ये कंजर्व्ड हैं? तो देखो, किसी भी प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए इंफॉर्मेशन जो होता है, द इंफॉर्मेशन इज इन डीएनए। किसी भी प्राइमरी प्रोटीन के लिए जो सूचना होगी, उसके स्ट्रक्चर के लिए जो इंफॉर्मेशन होने जा रहा है, द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन जेनेटिक मटेरियल। हमारे या किसी भी लिविंग बीइंग में जितने भी प्रोटीन बनेंगे, फॉर एवरी प्रोटीन इंफॉर्मेशन वुड कम फ्रॉम जेनेटिक मटेरियल। तो H1 हो या H2a हो या H3 हो, H4 हो, कोई भी जो प्रोटीन होगा उसके लिए इंफॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल में होगा। इफ वी से कि H3 एंड H4 आर वेरी या दे आर हाईली कंजर्व्ड, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब तो सिर्फ यही निकल सकता है ना कि जो सूचना आ रही है डीएनए से, वो सूचना अपरिवर्तित है। The information that is being derived from genetic material has not undergone any kind of change। जो सूचना का स्रोत है डीएनए या दो पर्टिकुलर जीन, उसमें बदलाव नहीं हुआ है। अब रही बात कि डीएनए में बदलाव होता कब है, तो डीएनए में बदलाव तब होगा जब वो म्यूटेट करेगा। म्यूटेशन एक हेरिटेबल जेनेटिक चेंज होता है, और डीएनए के किसी भी हिस्से में, किसी भी जीन में म्यूटेशन हो सकता है। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ कि H2a, H2b, H3 और H4 में के H2a, H2b, H3 और H4 के लिए जो जीन जिम्मेवार थे, क्या उन जीन्स में कभी म्यूटेशन नहीं होगा? अगर म्यूटेशन नहीं होगा तभी वो कंजर्व रह सकते हैं। अगर म्यूटेशन हो रहा है तो फिर उनके द्वारा जो प्रोटीन बनाए जा रहे हैं, उन प्रोटीन के नेचर में भी परिवर्तन होना चाहिए। ये एंगल आपको थोड़ा समझना होगा। देखो, कभी भी म्यूटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो रैंडमली होती है, किसी भी तरह के जीन में हो सकती है। म्यूटेशन एक ऐसी क्रिया होगी जो किसी भी तरह के जीन में हो सकती है। उसमें आप ये नहीं कर सकते हैं कि इन दिस पार्टिकुलर डीएनए म्यूटेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस एंड इट विल नॉट टेक प्लेस इन अनदर जीन। इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, ये आप नहीं कर सकते हैं। म्यूटेशन अकर्स रैंडमली, इट मे अकर इन एनी पार्ट ऑफ द डीएनए, इट मे अकर इन एनी जीन। इसका मतलब होगा कि द जीन्स which are having information for H2a, H2b, H3 and H4, they too can mutate. Yeah, definitely mutation would have taken place in those genes. तो इसके बावजूद भी H3, H4 जैसे प्रोटीन इतने कंजर्व्ड कैसे रहे? तो इसका सीधा सरल जवाब है कि नेचुरल सिलेक्शन को आप इसके लिए जिम्मेवार मानिए। बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे म्यूटेशन होते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे प्रोटीन का नेचर चेंज करता है। अब वेदर दोज म्यूटेशंस वुड बी रिटेन्ड विद इन द पॉपुलेशन और नॉट, इट डिपेंड्स वेदर दे आर
conferring any advantage to the organism or not. जो परिवर्तन हुए उन परिवर्तनों के कारण ऑर्गेनिज्म को कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ। अगर उनको कोई एडवांटेज मिला तो फिर ऐसी स्थिति में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी या उसका सक्सेस रेट चूँकि ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली वो जो म्यूटेंट एलील हैं, जो म्यूटेंट जीन हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उस पॉपुलेशन में। लेकिन हो सकता है कि ये म्यूटेशन जो हुआ उस म्यूटेशन की वजह से डिसएडवांटेज हुआ हो, घाटा हुआ, तो नेचुरली सिलेक्शन जो होगा, नेचुरल सिलेक्शन जो ऑपरेट करेगा उसके अगेंस्ट ऑपरेट करेगा और उन म्यूटेंट एलील की फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में घटती चली आएगी। तो फाइनली ऑल दोज म्यूटेंट्स वुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो जो भी चेंजेस हुए होंगे S2A, S2B, S3, H4 के लिए जो जीन जिम्मेवार हैं उनमें उन चेंजेस का कोई एडवांटेज नहीं रहा होगा, rather those changes would have been disadvantageous and that's why they were eliminated from the population या they are being eliminated from the population। और इसीलिए वो तमाम प्रोटीन जो होंगे they remain conserved। मॉडरेट कंजर्वेशन है S2A, S2B के केस में एंड S3, H4 के केस में बहुत हाई कंजर्वेशन की बात की जा रही है। एक और बात कि इनके कंजर्व्ड होने का सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे ये तो रहा कि वो कंजर्व्ड कैसे हुए, तो कंजर्व्ड कैसे हुए को मैंने आप इस रूप में एक्सप्लेन किया कि चेंजेस तो हुए होंगे लेकिन वो चेंजेस चूंकि एडवांटेजियस नहीं थे, दैट्स वाई दो चेंजेस वेर एलिमिनेटेड और प्रोटीन जिस रूप में था वैसा रह गया। ये तो मैकेनिज्म था, लेकिन एडवांटेज क्या है, हाउ वी आर गोइंग टू जस्टिफाई इट, हम लोग इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो दैट कैन बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द रोल। किस ये रोल के आधार पे आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। इनके कंजर्व्ड होने का ये जो तमाम प्रोटीन जो कंजर्व्ड हैं ये जो होगा ये इंडिकेट करता है कि इनकी जो भूमिका है वो नॉन स्पेसिफिक है, मतलब स्पीसीज वाइज इनकी भूमिका वेरी नहीं करने जा रहा है। और ये देखा गया है कि इस तरह की भूमिका जीन रेगुलेशन में होगी लेकिन ये भूमिका भी स्पेसिफिक नहीं होने जा रही है। नॉन स्पेसिफिक जीन रेगुलेशन में ये प्रोटीन निश्चित तौर पे इन्वॉल्व होते हैं। ओके, अब यहाँ से आप आते हैं कि ये जो हम लोगों ने कहा कि क्रोमेटिन में डीएनए और हिस्टोन का जो रेशियो होगा ऑलमोस्ट फिक्स्ड होगा, ये दोनों एसोसिएट करेंगे ऑलवेज। तो ये इस एसोसिएशन का आधार क्या है, तो देखो डीएनए के बारे में मैंने अभी आपको कहा है कि डीएनए एक मैक्रोमॉलिक्यूल है विच इज कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स और प्रत्येक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के बारे में मैंने ये कहा कि साइक्लिक नाइट्रोजनस बेस डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फोरिक एसिड रेजिड्यू का बना होगा। फॉस्फोरिक एसिड के आयोनाइजेशन के कारण प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा और चूंकि कोई भी डीएनए ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है तो डेफिनेटली डीएनए इज गोइंग टू हैव नेगेटिव चार्जेस। डीएनए में बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस आपको दिखाई पड़ेंगे। अब डीएनए में अगर बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस होने जा रहे हैं तो हम लोग कहेंगे कि डीएनए एग्जिस्ट इन पॉलीएनायनिक फॉर्म। बताने की जरूरत नहीं है कि एनायन का मतलब क्या होगा। निगेटिवली चार्ज्ड आयन को आप एनायन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज जिस आयन पे होगा वो एनायन है। पॉलीएनायनिक यानी बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस डीएनए में उपस्थित होंगे। कैसे ये नेगेटिव चार्जेस आए, तो मैंने कहा कि डीएनए मैक्रोमॉलिक्यूल है, बना हुआ है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। प्रत्येक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरिक एसिड रेजिड्यू है, उनके द्वारा प्रोटॉन दिया जाएगा। प्रोटॉन के रिलीज होने की वजह से नेगेटिव चार्जेस आर गोइंग टू डेवलप इन डीएनए। तो डीएनए में अगर बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस होंगे तो इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन डेवलप करेगा। इफ सो मेनी नेगेटिव चार्जेस आर एग्जिस्टिंग इन वन पार्टिकुलर मॉलिक्यूल, डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन वुड बी जनरेटेड। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन
का असर है तो डीएनए को फैलना चाहिए, लेकिन फैक्ट ये है कि डीएनए कंडेंस्ड रहता है क्रोमेटिन में, और क्रोमोसोम में तो उसकी कंडेंसेशन की डिग्री और भी बढ़ जाएगी, लेकिन क्रोमेटिन में भी ये कंडेंस्ड है, क्वाइल्ड है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन वहां पे है, जो कि फैक्ट है कि है, तो फिर डीएनए कंडेंस कैसे होगा? तो बड़ा सीधा सरल जवाब इसका यही है कि फैलना क्यों चाहता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन क्यों है? बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस के कारण। तो अगर आप उसके इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करना चाहते हैं तो आपको निश्चित तौर पे न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए। किसे? तो आपको निश्चित तौर पे न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए ये जो तमाम नेगेटिव चार्जेस हैं डीएनए के, उनको। तो जो नेगेटिव चार्जेस को आप न्यूट्रलाइज कीजिएगा, हाउ दैट कैन बी डन? तो नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए निश्चित तौर पे आपको इस्तेमाल करना होगा पॉजिटिव चार्जेस को, एंड सो मेनी पॉजिटिव चार्जेस would be provided by बेसिक प्रोटीन, जो कि क्या होने जा रहा है? हिस्टोन होने जा रहे हैं। जो बेसिक प्रोटीन होंगे वो बेसिक प्रोटीन हिस्टोन होने जा रहे हैं, और वो बेसिक प्रोटीन जो होंगे जो बेसिक अमाइनो एसिड्स रख रहे हैं, बेसिक अमाइनो एसिड्स में जो अमाइनो ग्रुप होगा दे ऑलवेज एक्ट एज प्रोटॉन एक्सेप्टर, और जब वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्जेस वो डेवलप। चूंकि प्रोटीन एक मैक्रोमॉलिक्यूल है तो डेफिनेटली वहां पे पॉजिटिव चार्जेस की संख्या ज़्यादा होगी, और उनका जो पॉजिटिव चार्ज है डीएनए के नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करने जा रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप देखिएगा कि क्रोमेटिन में हिस्टोन ही उपस्थित होगा, बट देयर आर ए फ्यू मैरीन इनवर्टिब्रेट्स, कुछ एम्फीबियंस हैं, कुछ फिशेस हैं, जहां पे आप लेकर के देखिएगा कि दूसरे तरह का बेसिक प्रोटीन दिखाई पड़ेगा, प्रोटेमीन्स उसे आप कहेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हिस्टोन हर केस में पाया जाए। जैसे मैंने आपसे कहा कि देयर आर सम इन मैरीन इनवर्टिब्रेट्स, कुछ एम्फीबियंस, कुछ फिशेस ऐसे हैं जिनके स्पर्म में आप हिस्टोन नहीं पाइएगा, वहां पे दूसरा बेसिक प्रोटीन होगा, जिस बेसिक प्रोटीन को प्रोटेमीन्स हम लोग कहेंगे। अब रही बात कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन का आधार क्या है, तो ये 7th 8th का बच्चा भी बता देगा कि एक जगह पॉजिटिव चार्जेस हैं, दूसरी जगह नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन जो होगा, इंटरेक्शन वुड ऑलवेज बी इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो, कभी भी मूर्ख की तरह रट्टा लगाना बायोलॉजी में आप बंद कीजिए। मतलब मैंने डे 1 से ये बात कम्युनिकेट करने की कोशिश की है कि बहुत जगह सिंपल साइंस का इस्तेमाल करके चीज़ों को आराम से आप समझ सकते हैं। जैसे अगर आप याद कीजिए, मैंने जब आपको बैक्टीरियल क्रोमोसोम बताया था उस समय भी यही बात हमने आपको समझाने की कोशिश की कि टू से दैट डीएनए इज नेकेड इज नॉट प्रॉपर। डीएनए इज एसोसिएटेड विथ पॉलीएमीन्स या मैग्नीशियम या अन्य बेसिक प्रोटीन से हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम में भी डीएनए का एसोसिएशन देखा था ऑन सिमिलर आर्गुमेंट। जब मैंने राइबोसोम्स बताए थे उस समय भी आपसे कहा था कि राइबोसोमल आरएनए is associated with basic protein. Again argument was identical. क्रोमेटिन फाइबर में ये मूर्ख की तरह रट्टा जो लगा लेते हैं बच्चे कि ये डीएनए और हिस्टोन का बना होगा। अगर सिर्फ वो छोटी सी एक बात ऐड कर लें कि डीएनए जो है वो बेसिक प्रोटीन, डीएनए जो है वो पॉलीएनायनिक फॉर्म में है, और पॉलीएनायनिक फॉर्म में वो क्यों है ये बात अगर उसको स्पष्ट हो तो डेफिनेटली बहुत सारे नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा ये वो एक्सप्लेन कर सकता है। और चूंकि डीएनए को कंडेंस करना है तो नेचुरली उनके नेगेटिव चार्जेस के प्रभाव को ओवरकम करना होगा, और ये तभी होगा जब बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज लाया जाएगा। और बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज कोई बड़ा मॉलिक्यूल ही दे सकता है, और ये बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो हिस्टोन है। हिस्टोन अधिकांश जगह दिखेगा, लेकिन इज इट यूनिवर्सल? आंसर इज नो। देयर आर केसेस जहां हिस्टोन नहीं होंगे, हिस्टोन के स्थान पे प्रोटेमीन्स की उपस्थिति होने जा रही है। तो ऑब्वियसली बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन या प्रोटामीन और डीएनए जो होंगे उनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा दैट इंटरेक्शन वुड बी इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का इंटरेक्शन होने जा रहा है। अब रही बात नॉन हिस्टोन प्रोटीन की, तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन कंजर्व नहीं होंगे, इनका नेचर क्वाइट डाइवर्स होगा, और ये एसिडिक नेचर के होने जा रहे हैं। दे विल बी their nature would be acidic.
अब रही बात कि दो शब्द आएगा क्रोमेटिन में, एक को हेट्रोक्रोमेटिन कहेंगे और दूसरे को यूक्रोमेटिन आप कहने जा रहे हैं। एक कंपैरेटिव अकाउंट यहाँ पे थोड़ा देने की कोशिश की गई है। अगर आप हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो हेट्रोक्रोमेटिन को कभी भी हम लोग ये कहते हैं कि ये क्रोमोसोम, ये जो होगा क्रोमोसोम के उस हिस्से को रिप्रेजेंट करेगा दैट रिमेन्स कंडेंस ड्यूरिंग इंटरफेस। मतलब मैंने अभी आपको जब इंट्रोड्यूस किया था क्रोमेटिन, उस समय ये बात मैंने आपसे कही थी कि जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं वो इंटरफेस में एग्जिस्ट करते हैं, और जब सेल डिवाइड करने की कोशिश करेगा या सेल में जब डिवीजन होगा तो क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस करते हैं और उनके कंडेंसेशन और कॉइलिंग की वजह से क्रोमोसोम अपीयर करेगा। अभी हम लोग हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में ये कह रहे हैं कि इट रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम दैट रिमेन्स कंडेंस्ड इवन ड्यूरिंग इंटरफेस। इंटरफेस में क्रोमेटिन 5 जो क्रोमेटिन होगा उसके बारे में ये उम्मीद की जाती है कि वो रिलैक्स्ड होगा, कंडेंस्ड नहीं होगा, लेकिन यहां कहा जा रहा है कि इंटरफेस में भी जो कंडेंस्ड रहे दैट पार्ट इज एक्चुअली नोन एज हेट्रोक्रोमेटिन। और तकरीबन 10% क्रोमोसोम का जो पार्ट होगा वो इस तरह से कंडेंस्ड रहता है, इंटरफेस में भी कंडेंस्ड रहेगा। तो इस जो डिफिनीशन है इसके बेसिस पे यूक्रोमेटिन को आराम से आप डिफाइन कर सकते हैं कि यूक्रोमेटिन वुड रिप्रेजेंट दैट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच रिमेन रिलैक्स्ड ड्यूरिंग इंटरफेस या विच इज नॉट कंडेंस्ड ड्यूरिंग इंटरफेस। जो इंटरफेस में कंडेंस्ड नहीं होगा वो यूक्रोमेटिन हुआ, जो इंटरफेस में कंडेंस्ड रह जाएगा द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम दैट विल बी नोन एज हेट्रोक्रोमेटिन। दूसरी जो बात आएगी वो ये होगा कि हेट्रोक्रोमेटिन कभी भी जेनेटिकली इनएक्टिव होगा। व्हाट डज इट मीन? अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई जेनेटिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है तो उसका मतलब क्या है? तो देखो, जेनेटिक एक्टिविटी सिंपली मीन्स whether genetic material is undergoing transcription or not। क्या जेनेटिक मटेरियल ट्रांसक्रिप्शन से गुजर रहा है? अगर ट्रांसक्रिप्शन से वो गुजर रहा है तो कहेंगे कि जेनेटिकली एक्टिव। हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में कहा गया कि इट इज जेनेटिकली इनएक्टिव, इट मीन्स इट इज नॉट अंडरगोइंग ट्रांसक्रिप्शन। इसका मतलब है कि हेट्रोक्रोमेटिन के द्वारा आरएनए का फॉर्मेशन नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि यूक्रोमेटिन जो होगा दैट विल बी जेनेटिकली एक्टिव वन, और उसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। और डेफिनेटली वहां पे आप लेकर के देखिएगा कि आरएनए होगा। जो डीएनए मौजूद होगा हेट्रोक्रोमेटिन में उसमें रिप्लिकेशन तो होगा, बट रिप्लिकेशन वुड बी डिलेड। जो डीएनए मौजूद होगा हेट्रोक्रोमेटिन में वो रिप्लिकेट करेगा, बट रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन हेट्रोक्रोमेटिन वुड बी डिलेड। इस वाक्य का मतलब ही होगा कि यूक्रोमेटिन में जो डीएनए होगा उसकी रिप्लिकेशन जो होगी वो उसकी तुलना में, हेट्रोक्रोमेटिन के डीएनए की तुलना में फास्टर रिप्लिकेशन यहाँ पे आपको दिखने जा रहा है। इसके बाद बात आती है स्टेनिंग की। स्टेनिंग को लेकर के आप में से कई बच्चों को कुछ कंफ्यूजन रहता है। जब भी हेट्रोक्रोमेटिन के स्टेनिंग की बात की जाती है, कई सारे मतलब स्टूडेंट के कंफ्यूजन का मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके लिए जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उनके वहाँ पे भी कुछ गड़बड़ होती है। आई विल नॉट स्पेसिफाई कि ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन है। ये प्रायः कहा जाता है कि हेट्रोक्रोमेटिन जो होगा डार्कली स्टेन्ड होगा, यूक्रोमेटिन वुड बी नॉट दैट डार्कली स्टेन्ड, लेकिन ये सही नहीं है। हेट्रोक्रोमेटिन जो होगा वो या तो बहुत डीप स्टेनिंग पकड़ेगा या बहुत ही हल्का स्टेनिंग पकड़ने जा रहा है। इसके बारे में कहेंगे कि मोर डीपली स्टेन्ड या मोर वीकली स्टेन्ड। जो ज़्यादा डीप स्टेन पकड़े या फिर वो लाइट स्टेन पकड़े, कंपैरेटिवली ज़्यादा डीप या ज़्यादा हल्का। तो ऑब्वियस है कि यूक्रोमेटिन जो होगा वो स्टेनिंग न तो बहुत डीप पकड़ेगा न बहुत ही हल्का होगा, मॉडरेट होने जा रहा है, बीच में होने जा रहा है। अगर हेट्रोक्रोमेटिन बहुत डीप स्टेनिंग पकड़ता है तो उसको पॉजिटिव हेट्रोपिक्नोसिस बोलते हैं। रेफर दैट वन एज पॉजिटिव हेट्रोपिक्नोसिस। और अगर वो वीक स्टेनिंग पकड़ेगा काफ़ी तो ये निगेटिव हेट्रोपिक्नोसिस के नाम से जाना जाएगा। दैट विल बी नोन एज निगेटिव हेट्रोपिक्नोसिस। तो
स्टेनिंग को लेकर के एक गड़बड़ मुझे दिखा है एज ए टीचर, वो मैंने कम्युनिकेट कर दिया। हेट्रोक्रोमेटिन पॉजिटिव या निगेटिव हेट्रोपिग्नोसिस दोनों तरह का दिखा सकता है। दैट मीन्स कि ये ज़्यादा डीप स्टेन पकड़ सकता है या बहुत ही हल्का स्टेन पकड़ सकता है। एंड यूक्रोमेटिन वुड ऑलवेज सो मॉडरेट स्टेनिंग। अब यहाँ से जो मुद्दा आएगा वो होगा हेट्रोक्रोमेटिन के टाइप्स पे। देखो हेट्रोक्रोमेटिन दो तरह के होंगे, एक को कंस्टिट्यूटिव कहते हैं, दूसरे को फैकल्टेटिव कहेंगे। अगर हम बात करें कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन की, तो वैसा क्रोमेटिन विच इज इनएक्टिवेटेड इन एवरी टाइप ऑफ सेल इन एवरी स्टेज ऑफ cell cycle, मतलब not cell cycle, rather in every type of cell and in every stage of the cell cycle ही कहें तो हर सेल साइकिल के स्टेज में, हर तरह के सेल में जो हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव हो गया, यानी दैट इज साइलेंस्ड परमानेंटली, दैट विल नेवर बी अलाउड टू एक्सप्रेस। क्रोमेटिन का वो हिस्सा, वो हेट्रोक्रोमेटिन जो हमेशा के लिए साइलेंस कर दिया गया, साइलेंट कर दिया गया, अब उसको एक्सप्रेशन देने का मौका नहीं मिलेगा। किसी भी तरह का सेल हो, कोई भी सेल साइकिल का स्टेज हो, उन परिस्थितियों में उसके लिए कभी भी एक्सप्रेस करना अगर संभव नहीं हो तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन होने जा रहा है। यही बात यहाँ पे प्रोमिनेंटली लिखी गई है कि इट इज परमानेंटली साइलेंस्ड पार्ट। वहीं पे फैकल्टेटिव अगर कहेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये परमानेंटली साइलेंस्ड पार्ट नहीं है। पार्टिकुलर टाइप ऑफ सेल में, पार्टिकुलर स्टेज ऑफ सेल साइकिल में इट मे एक्सप्रेस। तो हेट्रोक्रोमेटिन अगर किसी पार्टिकुलर टाइप के सेल में या पार्टिकुलर स्टेज ऑफ सेल साइकिल में एक्सप्रेस अगर कर सकता है तो उसे कहेंगे कि ये क्या होगा, then that will be known as facultative heterochromatiन। एंड वेरी गुड एग्जाम्पल इज बार बॉडी। जैसे मेमेलियन फीमेल्स को लेकर के देखें तो मेमेलियन फीमेल्स में आपको एक बार बॉडी दिखेगा उनके न्यूक्लियस में। ये बार बॉडी जो है वो इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम है। डोजेज कंपनसेशन के लिए जैसे मेल को लेकर के देखेंगे तो मेल हैज 2 सेक्स क्रोमोसोम, एक्स एंड वाई। वाई जो होगा लार्जली हेट्रोक्रोमेटिन होगा, नंबर ऑफ जीन्स बहुत ही कम है, तो लेकिन एक्स क्रोमोसोम में जीन्स की संख्या अच्छी खासी है। फीमेल में अगर 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे तो इसका मतलब होगा कि सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड जीन्स के 2 एलील फीमेल में होंगे। और फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्स लिंक्ड जीन्स फीमेल को एडवांटेज हो सकता था। इस एडवांटेज, ये मेल और फीमेल के बीच में पैरिटी रखने के लिए प्रकृति ने फीमेल के एक एक्स क्रोमोसोम को क्या किया, इनएक्टिव कर दिया। एंड सच इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम इज एक्चुअली नोन एज बार बॉडी। तो बार बॉडी और कुछ नहीं है, फीमेल में एक इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम है जो कि बार बॉडी के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन वही जब फीमेल में जब सेल डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन के समय ये जो बार बॉडी होंगे, ये बार बॉडी दे विल बिकम एक्टिव। जो बार बॉडी होगा प्रत्येक सेल में, दैट इज गोइंग टू बिकम एक्टिव। तो मैंने कहा ना कि अगर ये परमानेंटली साइलेंस्ड नहीं हुआ है जेनेटिकली, अगर आवश्यकता पड़ी तो वो अपना एक्सप्रेशन दे सकता है, तो उसे कहेंगे कि फैकल्टेटिव। लेकिन अगर वो हमेशा के लिए चुप कर दिया गया है, मतलब कभी भी उसका एक्सप्रेशन अगर नहीं आएगा, तब उसे कहेंगे कि ये कंस्टिट्यूटिव है। पेरिसेंट्रोमेरिक हेट्रोक्रोमेटिन वुड बी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन एंड बार बॉडी इज एग्जाम्पल ऑफ फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। और अब आप यहाँ से आ जाते हैं क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर पे। देखो क्रोमेटिन का जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी किया गया तो इनिशियली देखा गया कि क्रोमेटिन जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ फाइन बीड लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो मतलब देयर वाज ए एरे ऑफ बीड लाइक स्ट्रक्चर, और रिपीटिंग एरे था बीड लाइक स्ट्रक्चर का, जिसको इनिशियली न्यू बॉडी कहा गया, या वही न्यू बॉडी बाद में न्यूक्लियोसोम के नाम से देखा गया। तो क्रोमेटिन के बारे में ये जो बात कही गई कि ये लीनियर एरे ऑफ बीड लाइक स्ट्रक्चर होगा इसमें, और उन बीड लाइक स्ट्रक्चर को कहा गया कि न्यू बॉडीज हैं, बाद में ये न्यू बॉडी न्यूक्लियोसोम हो गया। तो बात ये जो इनिशियल ऑब्जर्वेशन था, इसी इनिशियल ऑब्जर्वेशन को इम्प्रूव मतलब में थोड़ा फाइनल डिटेल्स चेंज किए, बट दिस ऑब्जर्वेशन वाज वेरी ट्रू।
अब जो न्यूक्लियोसोम था, जो बीट लाइक स्ट्रक्चर था जिसे न्यूक्लियोसोम कहा गया, जब उसको स्टडी किया गया देन इट वाज फाउंड कि ये न्यूक्लियोसोम जो होगा इसमें एक ऑक्टामर होगा प्रोटीन का, और ये ऑक्टामर जो होगा, इस ऑक्टामर में ऑक्टामर का मतलब होगा कि 8 यूनिट्स आर देयर। इसमें आप लेकर के देखेंगे कि H2A, H2B, H3 एंड H4 इन प्रोटीन के दो दो मॉलिक्यूल्स होने जा रहे हैं। H2A, H2B, H3 एंड H4 के दो दो मॉलिक्यूल होंगे। तो 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स आर देयर। प्रत्येक टाइप ऑफ हिस्टोन के दो दो मॉलिक्यूल होंगे, तो डेफिनेटली टोटल नंबर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स वुड बी 8। H1 इस ऑक्टामर का पार्ट नहीं है। H1 is not part of this octamer। ऑक्टामर में H2A, H2B, H3 एंड H4 के दो दो मॉलिक्यूल शामिल है, और उस ऑक्टामर का एसोसिएशन है डीएनए के साथ, और उस डीएनए में देखा गया कि 200 बेस पेयर शामिल है। 200 बेस पेयर जो होंगे वो शामिल होने जा रहे हैं। तो इनिशियली जो बीड लाइक स्ट्रक्चर देखा गया जिसे न्यूक्लियोसोम नाम दिया गया, इट वाज फाउंड कि इट इज हैविंग डीएनए विथ 200 बेस पेयर्स व्हिच इज एसोसिएटेड विथ एन ऑक्टामर, एंड ऑक्टामर इज कंपोज्ड ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ H2A, H2B, H3 एंड H4। H1 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस ऑक्टामर। अब ये जो ऑक्टामर था उसमें देखा गया कि दो दो टेट्रामर होगा, मतलब 2 टेट्रामर होंगे। H2A, H2B के दो दो मॉलिक्यूल हो गए तो 4 हो गया, एक टेट्रामर ये हुआ। H3, H4 के दो दो मॉलिक्यूल हो गए तो दूसरा टेट्रामर ये हुआ। तो टेट्रामर, 2 टेट्रामर आपको दिखेंगे उस ऑक्टामर के अंदर, एक H2A, H2B का टेट्रामर और दूसरा H3, H4 का टेट्रामर होने जा रहा है। अब देखो ये जो हिस्टोन आपको, ये जो न्यूक्लियोसोम रेदर हमने कहा, उसके बारे में ये देखा गया कि बेसिकली जब न्यूक्लियस ट्रीटमेंट उसका किया गया, मतलब प्रोलॉन्ग्ड, लंबा, एक्सटेंसिव न्यूक्लियस डाइजेशन जब किया गया उस बीड लाइक स्ट्रक्चर का, देन इट वाज फाउंड कि कुछ बेसेस उस न्यूक्लियोसोम से और कम हो गए, और जो बेसेस उस न्यूक्लियोसोम से हटे तो उसके बाद देखा गया कि एक जो पार्ट बचा उस पार्ट को नाम दिया गया कि इट इज न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल। इट वाज रेफर्ड एज न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल। और इस न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल में क्या देखा गया, तो न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल में यह बात पाई गई कि ऑक्टामर इज देयर, ऑक्टामर में कहीं कोई बदलाव नहीं था। ऑक्टामर मतलब 2 मॉलिक्यूल H2A, H2B, H3 और H4 का, और उसके साथ में ये बात देखी गई कि जो डीएनए एसोसिएटेड था उस डीएनए में अब बेस पेयर्स की संख्या 146 हो गई। और मजे की बात ये थी कि ये जो ऑब्जर्वेशन था ये इट वाज कंसिस्टेंट इन ऑल एग्जांपल्स, जो भी यूकैरियोट के क्रोमेटिन को लेकर के स्टडी किया, इन एवरी केस आइडेंटिकल ऑब्जर्वेशन वाज देयर। अब जो डीएनए का हिस्सा लॉस्ट हुआ उसके बारे में ये कहा गया कि एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से जोड़ने के लिए, यानी इंटरबीड जो डीएनए था जिसको लिंकर डीएनए कहा गया कि जो लॉस हो रहा है प्रोलॉन्ग्ड या एक्सटेंसिव न्यूक्लियस एक्टिविटी के बाद, वो बेसिकली द डीएनए बीइंग लॉस्ट इज एक्चुअली लिंकर डीएनए। उसके बारे में कहा गया कि ये डीएनए जो होगा वो क्या होगा, लिंकर डीएनए होने जा रहा है। अब न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल कैसा होगा इस पे थोड़ी सी बातचीत आप करेंगे। तो देखो जो न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल था उसके बारे में ये कहा गया कि इसका डायमीटर 110 एंगस्ट्रॉम होगा, इसकी हाइट तकरीबन 60 एंगस्ट्रॉम की होगी। कोर पार्टिकल में ऑक्टामर होगा एंड डीएनए वुड बी देयर। ऑक्टामर आपको कई बार कहा जा चुका, H1 नहीं होगा, H2A, H2B, H3 एंड H4 के दो मॉलिक्यूल होंगे। डीएनए के बारे में आपको बता दिया गया है कि डीएनए 146 बेस पेयर रखेगा एंड दिस डीएनए वुड मेक 1 3/4 टर्न अराउंड द कोर पार्टिकल। जो ऑक्टामर होगा उस ऑक्टामर के चारों तरफ 1 3/4 टर्न बनाएगा एंड दैट्स व्हाई द शेप ऑफ द कोर पार्टिकल वुड बी वेज शेपेड। जो शेप होगा कोर पार्टिकल का वो वेज शेपेड हो जाएगा। जो डायमीटर होगा वो H3 H4 के टेट्रामर के ऊपर डिपेंड करेगा और जो H2A H2B का डायमर होगा उसी H3 H4 के टेट्रामर के ऊपर ये अटैच होने जा रहा है। दूसरी तरफ कोर पार्टिकल एक दूसरे से जोड़े जाएंगे लिंकर डीएनए के द्वारा और लिंकर डीएनए में बेस पेयर की संख्या जो होगी दैट विल वेरी। जो लिंकर डीएनए होगा उसमें बेस पेयर की संख्या 8 से 114 के बीच में हो सकती है।
8 से 114 के बीच में ये संख्या हो सकती है। दूसरा जो मुद्दा आएगा कि ये जो कोर पार्टिकल का जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के कारण आप देखेंगे कि 100 एंगस्ट्रॉम थिक आपको फाइबर दिखाई पड़ेगा, 100 एंगस्ट्रॉम थिक फाइबर दिखाई पड़ेगा। इसको एक सिंपल तरीके से अगर आप थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करें, हालांकि इसमें ज़्यादा हम लोगों के पास स्पेस नहीं है, तो इसको आगे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आप देखिएगा कि इट विल बी हिस्टोन ऑक्टामर। ये हिस्टोन ऑक्टामर हुआ और इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर जैसे कहा गया कि डीएनए जो होगा, ये डीएनए इसके ऊपर कॉइल्ड है और ये जैसे इसको अगर हम एक थोड़ा न्यूक्लियस एक्टिविटी के लिए अगर इसको एक्सटेंड करते हैं तो एक्सटेंड करने के बाद ये कुछ इस तरीके का आपको दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पे ये दूसरा ऑक्टामर हो गया, ये तीसरा ऑक्टामर हो गया और इसके ऊपर अगर आप अब डीएनए को कॉइल करते हैं तो ये डीएनए जो होगा इट विल लुक लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके का दिखने जा रहा है। तो जैसे इसको आप कहने जा रहे हैं कि ये क्या होगा, इट विल बी हिस्टोन ऑक्टामर। ये जो होगा वो हिस्टोन ऑक्टामर होने जा रहा है। और हिस्टोन ऑक्टामर का मतलब ही हो गया कि दो मॉलिक्यूल किसका, H2A का, दो मॉलिक्यूल H2B का, दो मॉलिक्यूल H3 का और दो मॉलिक्यूल H4 का। और ये जो पार्ट है जो ब्लैक से हम लोग दिखा रहे हैं, इट इज डीएनए, ये डीएनए है। और ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो है वो लिंकर डीएनए का है। दिस पार्ट इज ऑफ लिंकर डीएनए, ठीक है। और ये प्रत्येक हिस्सा जो होगा इसी को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, कोर पार्टिकल है। न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल, इसी को आप कहने जा रहे हैं। इस हिस्से को आप नाम देंगे कि ये क्या होगा, न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल होने जा रहा है। और ये जो क्रम होगा इट विल फॉर्म 100 एंगस्ट्रॉम थिक फाइबर। इसके बाद एक बात और कही गई कि अगर आप कंप्लीट क्रोमेटिन सब यूनिट की बात करें तो उसमें क्या क्या होगा। तो कंप्लीट क्रोमेटिन सब यूनिट के केस में आप लेकर के देखेंगे कि कोर पार्टिकल तो होना है, न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल इज बाउंड टू बी देयर, लेकिन उसके साथ साथ आपको लिंकर डीएनए भी दिखाई पड़ेगा और ऑन एन एवरेज एक मॉलिक्यूल हिस्टोन का भी दिखने जा रहा है, एक मॉलिक्यूल हिस्टोन का भी दिखेगा और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी वहां दिखेगा। डीएनए जहां प्रवेश करेगा और डीएनए जहां से निकलेगा वहां पे एक H1 आपको दिखता है, लेकिन ये बात H1 की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में निश्चित तौर पे कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। अब ये जो बीड न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल का जो ये क्रम है, इसको अगर हम कॉइल करते हैं सोलेनॉइड की तरह, अगर इसकी हम कॉइलिंग करते हैं सोलेनॉइड की तरह, तो इसकी वजह से 300 एंगस्ट्रॉम थिक क्रोमेटिन फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा। बट दिस स्ट्रक्चर वुड बी स्टेबलाइज्ड बाय, डेफिनेटली स्टेबलाइज्ड बाय H1। मैं फिर रिपीट कर दूं बात को, मैंने ये कहा कि क्रोमोसोमल सब यूनिट जो होगा, उस क्रोमोसोमल सब यूनिट में न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल इज देयर, उसके साथ लिंकर डीएनए दिखेगा, उसके साथ दिखाई पड़ेगा एक हिस्टोन H1 का मॉलिक्यूल और साथ ही साथ दिखने जा रहा है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। उसके बाद आपको ये कहा गया कि जहाँ पे डीएनए प्रवेश करेगा या जहाँ से डीएनए निकलेगा वहाँ पे H1 का एक मॉलिक्यूल उपस्थित होने जा रहा है, लेकिन इट हैज़ नॉट बीन एस्टैब्लिश दैट कि H1 जो होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पर न्यूक्लियोसोम, हर न्यूक्लियोसोम के साथ H1 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, ये बात वेल एस्टैब्लिश अभी भी नहीं है। और कहा गया ये कि ये जो क्रम होगा बीड लाइक स्ट्रक्चर का, इसको अगर हम एक लेवल की और कॉइलिंग इसकी अगर करते हैं तो इसकी वजह से 300 एंगस्ट्रॉम थिक क्रोमेटिन फाइबर्स मिलने जा रहा है। अब नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉइलिंग
जो होगा नेक्स्ट लेवल्स ऑफ कॉइलिंग के बाद हम लोग एक्सप्लेन करने की स्थिति में होते हैं कि क्रोमोसोम कैसा होगा। हालांकि दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी वेल अंडरस्टूड, वो बहुत माने हर लेवल ऑफ कॉइलिंग स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक फैक्ट है कि जो 100 एंगस्ट्रॉम थिक फाइबर था उसकी नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉइलिंग जो होती है, जो कि बेसिकली एक सोलेनॉइड फॉर्म होगा, वो जो होगा वो दैट विल फॉर्म 300 एंगस्ट्रॉम थिक क्रोमेटिन फाइबर, और वही फिर फर्दर कॉइल करके क्रोमोसोम्स बनाते हैं। लेकिन वी विल डिस्कस दैट वन इन नेक्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर में उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। आज क्रोमेटिन फाइबर्स पे जो हमारी चर्चा है यहीं पे रुकेगी। नेक्स्ट डे इससे आगे की चर्चा हम लोग करें। मैंने शुरू में जो बात कही फिर मैं रिपीट कर दूं कि क्रोमेटिन फाइबर एक ऐसा मुद्दा है जो सेल के हिस्से के रूप में भी आप डिस्कस कर सकते हैं, और इसको जेनेटिक्स में भी डीएनए की जो पैकेजिंग के बारे में बात की गई है जेनेटिक्स में, वहाँ पे भी इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। विद दैट मैसेज आई स्टॉप हियर। नेक्स्ट डे फिर हम लोग इससे आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।